हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। नीट की तैयारी चल रही होगी, फॉर्म आपने भर दिया होगा। आपको पता है कि हम लोग पिछले दो वीडियो जो मैंने डिस्कस की थी वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस की थी, एचएस फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। तो उसी का कंटिन्यूशन होगा। आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम और कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाया जो कि आपका नीड बेस्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों में मैंने क्या किया था, बेसिकली रेंज के ऊपर डिस्कशन की थी। तो ये तो कॉमन सा डायग्राम है, मैं बना ही लेता हूँ क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में ये चाहिए ही होगा आपको, ठीक है ना। ये तो आपका होगा ही होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। मान लो ये यूनिवर्सल डायग्राम हो गया है ना। तो ये आपके पास u होगा, तो ये u cos थीटा होगा, ये u sin थीटा होगा। इतना तो आपको पता ही है। हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है। थोड़ा सा काइंड ऑफ रिपीटेशन हो रहा है, डोंट माइंड। ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो जो पिछले दिन मैंने किया था वो बेसिकली ये था कि एक एंगल आपके पास अगर थीटा हो और दूसरा एंगल अगर आपके पास 90 माइनस थीटा हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आता है, ठीक है। तो रेंज के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करवाया था मैंने। तो चलो इसी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है रेंज तो सेम आ जाएगा, बट टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो सेम नहीं आता। t1 अगर तुम लिखते हो, वो पिछले वीडियो में तुम्हें पता ही चल गया होगा, ट्वाइस u sin थीटा बाई g अगर थीटा के लिए होता है तो t2 क्या लिखते हो, मैंने पिछले वीडियो में लिख भी दिया था। ट्वाइस u sin 90 माइनस थीटा मतलब डायरेक्ट लिखोगे तो cos थीटा हो जाएगा बाई g। देखो ये मैंने इसलिए लिखा कि इसी से हम एक्सटेंड करेंगे और एक प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम आ रहा है टू डिफरेंट एंगल्स के लिए, तो हमें पता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए एंगल्स, ये दो एंगल्स है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम आता है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 है, इन दोनों के एंगल्स के करस्पॉन्डिंग अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी। मान लो u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, आपने एक को थीटा एंगल से थ्रो किया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग t1 मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हुआ, दूसरे को 90 माइनस थीटा से आपने थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, जिसकी वजह से आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस u sin थीटा बाई g हो रहा है, cos थीटा बाई g हो रहा है ना। 90 माइनस थीटा होगा तो cos थीटा होगा, पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था। अब आपसे पूछ रहे इस केस में आप ये बता दो कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा प्रोजेक्शन का वो क्या होगा। तो कर लेते हैं, चलो मान लो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो तो इसमें ना तुम एक काम ऐसे करो, u को यहाँ पर रहने दो, बाकी सब हटा दो। u को, हाँ u sin थीटा को रहने दो। चलो तो t1g बाई 2 हो गया तुम्हारे पास, t1 इंटू जी बाई 2 इक्वल टू u sin थीटा। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा था, उसको रब कर दिया। अगर तुम्हारे कॉपी में तुमने लिख लिया होगा या फिर बैक करके देख लो, तो वहाँ पे अब तुम क्या लिखोगे, सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं ना, t2g बाई 2 इक्वल टू u। वहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे sin थीटा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, वो इक्वेशन 2 था। इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। अब क्या करना है तुम्हें, क्या निकालना है तुम्हें, तो निकालना है u इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको ना स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो होगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे प्लस करोगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, दिखाई दे रहा है u स्क्वायर कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर तो u मतलब अंडर रूट होकर आंसर आ ही जाएगा, है ना। बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आप पॉज करो, खुद करो और मेरे साथ मिला लो आंसर्स, ठीक है। आई होप इतना सफिशियंट है, यू विल बी गेटिंग द आंसर। स्टार्ट कर दो, चलो मैं कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे से फॉलो करो। तो क्या बताया मैंने, मतलब मैंने ये बताया कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, मान लो इस साइड को पहले लिखते हैं, तो u स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइड में हो गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया t1g का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मतलब t1 स्क्वायर g स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ पे t2 स्क्वायर g स्क्वायर बाई 4, है ना। ये हमारा डायग्राम है, ये तो मैंने बताया यूनिवर्सल डायग्राम है, हर एक प्रॉब्लम में चाहिए ही होगा। तो यहाँ से अगर आप u स्क्वायर कॉमन लेते हो
तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो जी स्क्वायर बाई 4 आपका कॉमन रहता है, जी स्क्वायर बाई 4 जी स्क्वायर बाई 4 कॉमन है, तो बचा क्या t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, इसको रब कर देते हैं। हो रहा है, मिल गया आंसर आपको, चेक कर लो मेरे साथ। u स्क्वायर ये तो 1 हो गया, यहाँ पे आपके पास जी स्क्वायर बाई 4 है, ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज u कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इसमें, तो अंडर रूट आ जाएगा, जी स्क्वायर है तो जी निकल जाएगा, 4 है तो 2 होगा, यहाँ पे g बाई 2 हो रहा है, यहाँ पे g बाई 2 हो रहा है, और ये वाला चीज़ अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, खत्म, डन। आई होप जिन्होंने किया होगा आंसर चेक कर लो, यही आ रहा होगा आप, ठीक है। तो इजी ही प्रॉब्लम था, सिंपल सा क्वेश्चन, पिछले दिनों हमने किया था, T1 T2 के बारे में बताया था मैंने, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होता है, टोटल मैक्सिमम हाइट जो होता है वो H1 H2, उसके रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम किया था मैंने, है ना। चलो बहुत इजी प्रॉब्लम था, तो आगे बढ़ते हैं। देखो और एक प्रॉब्लम करने जा रहा हूं, इसको समझो। इस प्रॉब्लम को करने से पहले, अच्छा ऐसे बता देता हूं मैं कि एक बॉडी को तुमने प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा, एक बॉडी को तुमने प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा, वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, और मोशन करते हुए ना उसने 2 पॉइंट्स को टच किया, एक है PQ और एक है QP। जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, जो मोशन में था वो, तुमने उसको प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो जब वो मोशन में था 2 डायमेंशनल मोशन, तो उसने 2 पॉइंट्स जो है टच किया, 2 पॉइंट्स मिले आपको। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ये 2 पॉइंट्स होता है तो तुम्हें बताना है कि कौन सा एंगल से थीटा का वैल्यू कितना होगा, मतलब वो बताना है, और थीटा का जो भी वैल्यू आपका निकलेगा वो विथ रेस्पेक्ट टू ये सब निकलेगा जो गिवन है आपके पास, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था कि आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल है, तो ये 2 पॉइंट्स तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कि ये एक पॉइंट मिला आपको और एक ये पॉइंट मिला। अब तुमसे पूछ रहा है कि वो जो एंगल से आपने थ्रो किया था वो एंगल का वैल्यू कितना होगा। वैसे इसका ऑप्शन कुछ ऐसा था, ऑप्शन हम तो कर ही लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन में क्या क्या था। मैंने कहा ना इन टर्म्स ऑफ ये था, तो ये मान लो ऐसा था p स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये tan इनवर्स ऑफ PQ, tan इनवर्स ऑफ P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर बाई PQ, tan इनवर्स ऑफ P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर बाई ट्वाइस Q, और मान लो tan इनवर्स ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई PQ। तो ये 4 आपका ऑप्शन। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ऑप्शंस कैसे दिए, जो आपको पॉइंट्स दिए गए, जो आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसी से ऑप्शन बनाया गया है। तो मैंने ऑप्शन इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि मतलब जो निकालना है थीटा वो कैसे निकलेगा। सारे में tan इनवर्स है तो tan थीटा तो आना ही है, पहली बात, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है आई होप बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या हुआ। इसको रब कर देते हैं, आंसर तो हम खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल डायग्राम मैंने बताया इस पे आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं, ये प्रोजेक्टाइल वाला केस आप भूल जाओ, सिर्फ ग्राफिकली आप 2 कोऑर्डिनेट को लिखना चाहते हो। मान लो आपके पास ऐसा है 2 5 और 5 2 हो सकता है। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 2 5 बताओ कहाँ पे है और 5 2 बताओ कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे। मान लो यहाँ पे 1 ये 2 हो गया 2, और यहाँ पे कहीं पे 5 है, ठीक है, और 5 2 तो 5 बहुत दूर चला गया, फिर 2 यहाँ पे कहीं पे है, मान लो ये 5 होगा, थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास अगर 2 5 मान लो 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये 2 ये 5 हो गया, फिर 5 तो 5 बहुत दूर गए हो। वैसे आप समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना अगर 5 होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, बट आप समझने की कोशिश करो कि समहाउ यहाँ पे 2 5 होता है तो 5 यहाँ पे गया 2 यहाँ पे हुआ। समझ रहे हो ना, ये 2 5 5 2 का चक्कर क्या है,
क्योंकि 2 को अगर मैं P से लिखूँ, इसको Q से लिखूँ, तो फिर यहाँ पे Q होता है और यहाँ पे P होता है, ये कहना चाहता है। ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा ही, क्योंकि ये ऐसे उठ रहा है फिर ऐसे नीचे भी जा रहा है ना। तो कहीं पे अगर 2 5 मैंने बताया तो 2 5 को भूल जाओ, तुम अपना क्वेश्चन पे ध्यान दो कि P Q किसी एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को तुमने थीटा एंगल से थ्रो किया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया ना। कोऑर्डिनेट अगर ऐसे आप स्प्लिट करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बट ऐसे भी पॉइंट्स होंगे आपके पास जो कि पी क्यू होता है, मतलब ये एक्स हो गया तो ये वाई हो गया, फिर ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, सिंपल। उस टाइम में यहाँ पे कहीं पे होगा ना ऐसा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कहीं पे होगा, बिगिनिंग में ऐसा होगा 2 5 और एंड ऑफ द जर्नी में बहुत बढ़ गए हो हॉरिजॉन्टली तुम, और यहाँ से घट रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, है ना। बहुत बता दिया, बहुत ज़्यादा बता दिया, समझ रहे हो ना। तो यही कह रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को ना मैंने थ्रो किया तो ये कहानी हुआ, पी क्यू क्यू पी वाला कहानी हुआ। चलो ठीक है, होगा, सामने से कोऑर्डिनेट लोगे और दूर में कोऑर्डिनेट लोगे तो ऐसा कुछ होगा, वही ऑब्जेक्ट क्या ऐसा कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। बट वो जो एक ही ऑब्जेक्ट है उसका कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज तो रहता है। तो लेट अस कंसीडर कि ये आर है, मैंने थ्रो किया ना, थ्रो करते टाइम पे पी क्यू वाला कोऑर्डिनेट भी मिला आपको और दूर जाते हुए क्यू पी वाला कोऑर्डिनेट भी मिल गया आपको। और जिसको तुमने थ्रो किया वो कहीं ना कहीं जाके तो पहुंचा, हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस तो कवर किया। अब अगर मुझसे कहोगे सर वर्टिकली भी तो कुछ हाइट कवर कर रहे हैं, करेगा, ऑब्वियसली करेगा, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल जो होगा वो उसी एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आर पकड़ लिया। क्लियर। अब पहला जो पॉइंट है आपका पी क्यू, इसमें से एक्स कौन है, पी, और वाई कौन है, क्यू। तो याद है पिछले वीडियो में मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि किसी भी एक टाइम में अगर हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि इस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने थीटा एंगल से थ्रो किया हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आर है। अब मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि y इक्वल टू एक रिलेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, सॉरी फॉर दैट, इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वीडियो बारीकी से देखना, एक के बाद एक वीडियो ना इंटर रिलेटेड होता है। आप अचानक यहाँ पे देखोगे तो शायद समझ में ना आए, और आपको आगे से पता है ना, पहले से ही पता होगा तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे पहले इस कोऑर्डिनेट के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ। तो y क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी से, q, x p है तो p tan थीटा उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में, 1 माइनस एक्स, तो p है यहाँ पे, p बाई r मैंने एज्यूम की, मैंने, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये आपका क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके लिए अगर तुम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे p लिख दूँ, देख के लिख दो, यहाँ पे q लिखना है, tan थीटा 1 माइनस q बाई आर। ये आपका x है, ये आपका y है, देख लो ये इक्वेशन है, कहाँ y के जगह पे क्या लिखना है, p लिखना है, लिख दिया मैंने, x के जगह पे q लिखना है तो लिख दिया मैंने। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मुझे करना पड़ेगा, डायग्राम तो समझाने के लिए रखा था मैंने। तो क्या करना है पता है, जैसे कि मैंने बताया ना, ये r का वैल्यू हमें पता नहीं है, वो मैंने एज्यूम किया। तो r का वैल्यू पहले पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे, मतलब पुट कहाँ करना है, पुट तो बाद में यहाँ पे या यहाँ पे करना है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा शायद। तो क्या करना है, r का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो पहले इन दोनों को ना डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड कर देते हैं, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो करने से q बाई पी हो रहा है ना, होने दो, q बाई पी। तो q बाई पी हो रहा है, ये p बाई q हो गया, ये p बाई q हो गया। tan थीटा कैंसिल हो गया, tan थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 माइनस पी बाई आर, तो 1 माइनस पी बाई आर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस क्यू बाई आर, तो 1 माइनस क्यू बाई आर। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। चलो यहाँ पे q इंटू क्यू लिखो, q स्क्वायर, p इंटू पी तो लिखो p स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये r एलसीएम होगा और नीचे भी r एलसीएम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इतना मैथमेटिक्स तो पता ही है भाई, है ना, खुद से भी कर सकते हो। तो ये r माइनस पी हो जाएगा, ऊपर r माइनस पी और नीचे r माइनस क्यू। चलो ठीक है,
हो गया। तो इसको थोड़ा सा और करते हैं, चलो ये इंटू कर दो, तो इंटू करने से होगा आपके पास क्यू स्क्वायर आर माइनस क्यू क्यूब, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास पी स्क्वायर आर माइनस पी क्यूब। ठीक है, और करते हैं इसको, एक काम करें, ये माइनस पी क्यूब को तुम यहाँ ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा पी क्यूब, यहाँ पे माइनस क्यू क्यूब है, इसको रहने दो। इस साइड पे पी स्क्वायर आर रहता है, तो पी स्क्वायर आर, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा खुद से भी कर सकते हो, पी स्क्वायर आर मैं रहने दिया, और क्यू स्क्वायर आर जो है ये उस साइड लो तो माइनस क्यू स्क्वायर इंटू आर हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको बाद में आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, देख लेते हैं क्या आंसर होगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, बहुत पहले तुमने सीखा होगा क्लास 8 या 9th स्टैंडर्ड में, तो कर लो पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पे आपके पास r कॉमन जा रहा है तो r कॉमन ले लो, आपके पास बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो गया मेरा। तो ये और ये गेट्स कैंसल्ड, आपको r का वैल्यू निकालना था, r निकल गया, r इक्वल टू हाउ मच, r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। बट दिस इज नॉट आवर आंसर, हमने सिर्फ r निकाला है। कैसे आंसर निकलेगा, आपको पता है कि यहाँ पे आपको r की वैल्यू पुट करना है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा मेहनत, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो चलो इतना समझ में आ चुका होगा, सिंपल सा डिवाइड किया, फिर मैथमेटिक्स ये तो स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। r निकल गया तो यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, आप भी खुद से करो, और जो कुछ ऑप्शंस मैंने दिए थे कोई ना कोई एक ऑप्शन तो मिलेगा, चेक कर लेना, मैं कर रहा हूँ वैसे। तो मेरे पास जो आया इसको करें, दैट इम्प्लाइज क्यू पी इंटू टेन थीटा, और इसमें आपको रहता है 1 माइनस पी बाई आर, आर मतलब पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्यू है, क्यू स्क्वायर नीचे पी प्लस क्यू, तो ये पी प्लस क्यू ऊपर चला गया, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, ये ऊपर चला गया, तो पी इंटू पी स्क्वायर, क्यू इंटू पी क्यू, ये बचा है ना। ये p के साथ क्या इंटू हो गया, इस p के साथ p प्लस क्यू इंटू हो गया, तो देखो p इंटू पी स्क्वायर, और हो गया। चलो यहाँ पे q, इस p को नीचे ले आते हैं, लाओ क्या है, q डिवाइडेड बाई p, ये आपके पास tan थीटा है, tan से तो आ ही रहा है, ऑप्शन चारों मैंने tan इनवर्स वाला दिया था, है ना। चलो तो ये एलसीएम ले लो आप, क्या है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये डायरेक्ट 1 से इंटू होगा, तो पी स्क्वायर प्लस, बहुत दिनों के बाद क्लास 8-9 स्टैंडर्ड वाला प्रॉब्लम करने को मिला फिजिक्स में, वो भी मज़ा आ रहा है, माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू। चलो तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंट्रेंस वाले, देखो तो हो गया इतना, रब करते हैं ये सब। आई होप कि मेरे साथ साथ आप भी कर रहे हो, मज़ा तो आ रहा होगा, है ना। tan थीटा क्या बचा, नीचे तो दिखाई दे रहा है क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हुआ, ऊपर क्या बचा, सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्यू स्क्वायर बचा, ये इंटू है, यहाँ पे एक क्यू है, देखो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू तो कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक क्यू रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। या बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्या, तुम तो खुद पॉज करके भी देख सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो, मैथमेटिक्स है, इतना फिजिक्स है ही नहीं, मैंने बताया भी है, बहुत दिनों के बाद क्लास 8-9 स्टैंडर्ड वाला कुछ प्रॉब्लम मिला आपको, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में। चलो ये एक क्यू रहेगा, यहाँ पे ये वाला क्यू तो नहीं रहेगा, तो इस क्यू को मैं नीचे लाता हूँ, तो आपके पास क्या बचा, पी क्यू, पी इंटू यहाँ से क्यू जो बचा है, ये क्यू और ये क्यू स्क्वायर, एक क्यू तो कैंसिल हो गया, इस क्यू को मैंने नीचे लाया और इसको ऊपर ला दूँ, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपके पास इस साइड पे, सिर्फ tan थीटा। तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या होगा, बहुत स्मार्ट हो। फिर थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू, दैट इज योर आंसर। हो गया ख़त्म। चलो अब अगर कर रहे हो ना कॉपी पे, शायद एक पेज के ऊपर हो गया होगा,
बट ऐसा क्वेश्चन पूछते। देखो पेज एक कितना पेज का प्रॉब्लम हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ये हुआ क्यों इतना लंबा, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही कहूँगा, ज़्यादा ही मैथमेटिक्स, मतलब ये सब प्लस माइनस एलसीएम ये सब है इसमें। फिजिक्स तो थोड़ा सा था, वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया था कहाँ पे क्या करना था फिजिक्स यहाँ पे। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, मान लो वही आपका यूनिवर्सल डायग्राम ड्रॉ कर दो भाई, ये आपका जल्दी से एडिट में क्या काट दूं ये सब वीडियो, ये वाला जो कर रहा हूं मैं, क्या कहता हूं, रहने दूं, इतना एडिट कौन करेगा यार, एजुकेशनल वीडियो है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट को ना आपने मान लो 150 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, और आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 डिग्री है। अब सिंपल सी बात है, ये यहाँ से जा रहा है कहीं पे यहाँ पे पहुँच गया। अब जब यहाँ पे पहुँचा तो एंगल तो इतना बनेगा ना, ऐसे वेलोसिटी है ना, डिफरेंट एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, डिफरेंट एंगल बनेगा जैसे जैसे जाएगा। मगर मान लो यहाँ पे आ गया तो ऐसे होगा इसका डायग्राम, यहाँ पे आ गया तो ऐसे होगा इसका डायग्राम, है ना। जब यहाँ पे पहुँच गया तो वेलोसिटी तो सेम नहीं रहता, मतलब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से आपने इनिशियली जो वेलोसिटी दिया हुआ है इसको, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट में जाके तो वर्टिकली वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आपको पता है ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। मतलब मैंने अगर कहा 150 मीटर पर सेकेंड से मैंने थ्रो किया इसको, तो जब इसका एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज क्यों होगा, किसी एक टाइम में तो ये यहाँ पे भी पहुँचेगा, किसी एक टाइम में तो ये यहाँ पे भी पहुँचेगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इनिशियल एंगल था थीटा वो तो चेंज हो रहा है ना ग्रेजुअली। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि कौन सी टाइम में ये जो एंगल है चेंज होके 30 डिग्री हो गया। एक ही बॉडी है, उसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इसका इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जी हम पकड़ लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप ये जो आपने प्रोजेक्ट किया वो जा रहा है कहीं पे जाके पहुंचा, तो जहाँ पे भी पहुंचा वहाँ पे देखा गया कि जो एंगल है वो चेंज होके अब 30 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि वो वाला टाइम कितना होगा बताओ, वैल्यू आपको निकालना है। सारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर देखा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था कि अगर ऐसा एंगल चेंज हो रहा है तब हमें पता होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है ना, जो हम ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन u cos थीटा लिखते हैं, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो थ्रू आउट द टाइम यहाँ से लेके जितना मतलब जर्नी होगा इसका हॉरिजॉन्टली उसमें कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को अगर मुझे करना होगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। इस प्रॉब्लम को मुझे करना होगा तो ये हो गया आपके पास 150 डिग्री, कहाँ लिखता हूँ, ये हो गया आपके पास 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया 150 cos 45 डिग्री, ये हो गया 150 sin 45 डिग्री, है ना। तो जब आपने मुझे बताया कि यहाँ पे कहीं पे इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री हो गया, कहीं पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लगा वो मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि इस जगह पे इसका वेलोसिटी तो भी चेंज होगा, मैंने बताया ही है, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0, फिर इंक्रीज होते होते फिर जाके जर्नी ख़त्म। तो इस जगह पे जो वेलोसिटी हो रहा है मैं उसको v एज्यूम कर रहा हूँ, v एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो इस v का जो कंपोनेंट है v cos 30 डिग्री, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, एक ही बॉडी को प्रोजेक्ट किया ना, उसी बॉडी का वेलोसिटी इस जगह पे जाके चेंज हो रहा है। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसमें, v cos 30 डिग्री,
बट हमें पता है कि इस बॉडी को हमने इनिशियल जो भी वेलोसिटी दे के रखे हैं, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कहीं पे भी पहुंचे, उसका तो आंसर वही होना चाहिए, u cos थीटा। तो u मतलब यहाँ पे क्या होगा 150 और cos 45 डिग्री, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वही होना चाहिए। कौन सा 150 cos ऑफ 45 डिग्री। तो इस हिसाब से आपको v मिल गया। तो v कितना हो जाएगा 150 cos 45 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। यहाँ पे मैं वैल्यू अब पुट नहीं करने वाला हूँ फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है अभी। अब देखो इस जगह पे कहीं पे तो पहुंचा होगा जहाँ पे 30 डिग्री हुआ होगा, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा कहीं पे भी होगा, मतलब 30 डिग्री होगा, उस टाइम को निकालना है। तो अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को चूज़ करता हूँ, वर्टिकल एक्सिस में मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई करता हूँ, तब क्या होगा वर्टिकल एक्सिस में। तो वर्टिकल एक्सिस v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको वर्टिकल एक्सिस में यूज़ करना है। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए ये क्या होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर होता है v साइन थीटा। तो v साइन थीटा मतलब v साइन 30 डिग्री, समझ आ रहा है। चलो u इनिशियली वर्टिकल एक्सिस में ये है 150 साइन 45 डिग्री, तो 150 साइन 45 डिग्री, ये प्लस ये तो माइनस हो जाएगा, a मतलब g इंटू टी, ये वाला टाइम आपको निकालना है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो ये v जो है ये क्या था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u अगर हो तो यहाँ पे जहाँ पे कहीं पे जाके पहुँचा किसी भी एक टाइम t में, तो ये फाइनल वेलोसिटी था। बट हमें पता है 2 डायमेंशनल मोशन चल रहा है, हॉरिजॉन्टली भी कुछ है, वर्टिकली भी कुछ है। तो हमने इक्वेशन मोशन अप्लाई किया बट वर्टिकल एक्सिस में, फिर हमने इसको लिखा और यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी v पकड़ा हुआ था वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पहले वीडियो में मैंने ऐसा एक प्रॉब्लम भी करवाया था। तो इसको तुम यहाँ पे पुट करो, v के जगह पे 150 cos 45 बाई cos 30, तो 150 cos 45 बाई cos 30 डिग्री, और ये यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ये आपका हो गया 150 बाई √2 लिख लेते हैं। साइन 45 डिग्री मतलब √2 है, और ये माइनस g का वैल्यू 10 हमें बताया गया था, अभी नहीं पुट करेंगे, चलो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बहुत नीचे हो गया, आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसको लिखते हैं अच्छी तरीके से, ये देख लो। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका हो गया 150 डिग्री, ये साइन 30 बाई cos 30 मतलब टेन 30 मतलब होता है आपके पास 1/√3, cos 45 साइन 45 सेम वैल्यू होता है। ये हो गया 150 बाई √2 माइनस इसको 10t लिख देते हैं, चलो वैल्यू लिख देते हैं। ये 10t यहाँ पे ले आओ भाई, तो ये 10t प्लस हो गया। यहाँ पे आपके पास 150 बाई √2 माइनस यहाँ पे ये क्या लिख दिया, डिग्री डिग्री तो नहीं होगा, तो 150 कहीं पे डिग्री लिखा नहीं, 150 बाई √2 इंटू √3, तो ये 10, अच्छा 10 नहीं लिखता हूँ, चलो अच्छा 10 लिखूँ कट जाएगा, मतलब ये कहना चाहता था, ये तो कट जाएगा। फिर भी 150 बाई √2 आप कॉमन ले लो, देखो क्या बचता है। 150 बाई √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ पे 150 बाई √2 कॉमन, तो आपके पास बचा 1/√3। अब तो इसको काट ही सकते हो आप, t तो इस साइड में बचा, बाकी जो भी होगा कैलकुलेशन करके वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे 150, ये √2 है, √2 मतलब 1.414 होता है, शायद नहीं, यही होगा। 1 माइनस 1/√3 का वैल्यू कितना होगा 1.73 है, ये सब याद रखना है आपको। वैसे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। इसका आंसर मुझे बताना है आपको, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ये टाइम कितना हुआ, तो टाइम यहाँ पे 150 मैंने लिखा, ये गलत लिखा क्योंकि ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 होगा, तो ये 15 हो गया आपके पास। यहाँ पे हो गया 1.414 और साथ में आपके बचता है ये, अगर 1.73 आप लोगे एलसीएम
तो 1.73 माइनस 1 मतलब 0.73 तो ये तो करना पड़ेगा, है ना। मेरे पास कोई कैलकुलेटर है नहीं, अगर एंट्रेंस का क्वेश्चन है तो आपको भी करना ही होगा रफ में, ठीक है। आप बताना मुझे इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और सबका आंसर मिलना चाहिए। इतना तो कर ही लोगे, और मुझे पता है कैलकुलेटर यूज़ कर लोगे तुम। तो बात ये नहीं है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू अच्छी वाली हो तब आंसर मिले, ये वैल्यू थोड़ा सा ऐसे हो गया कि 1/√2 1/√3 हो गया, इसके वजह से मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट होगा, वो मुझे पता है। बट इस प्रॉब्लम को जैसे मैंने किया वो तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे जो वेलोसिटी देते हो u, वो जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे जब पहुँचा तो ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, तो एंगल देखो छोटा हो गया, पहले वाला एंगल से छोटा हो गया। दूसरी बात, यहाँ से वेलोसिटी चेंज होता है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी चेंज हो जाने दो, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जो भी होगा, जहाँ पे भी ये पहुँचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जो भी होगा वो तो कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो और पहले वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, दोनों सेम होगा। यही बताना चाहता था। चलो ये मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है। चलो और करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा एनालिसिस। एक सिंपल सा प्रॉब्लम और करते हैं। मान लो एक तुम्हारे पास स्टोन है एक, और एक ये कुआं है, इसमें इतना पानी है, जो पानी है उसका हाइट है h, और आपने एक स्टोन को यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। गिर गया कहाँ पे? कुएं में। कुएं में क्या है? पानी है। और जब गिरा तो पानी को टच किया तो एक साउंड हुआ, और वो साउंड तुम्हें सुनाई दी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड v होता है तो आप कितने देर बाद ये साउंड सुनेंगे? ये प्रोसेस में कितने देर बाद आप ये साउंड सुनोगे? क्वेश्चन क्लियर है? नहीं? फिर से बैक कर लो। चलो, क्वेश्चन मैंने ये बताया कि आपके पास एक स्टोन था, अपने ऐसे पकड़े हुए थे, फिर इसको छोड़ा कहाँ पे? कुएं में। कुएं में पानी है, पानी में जाके गिरा, तो पानी में जाके जब गिरा तो एक साउंड आपको सुनाई दी। तो इस सारा सिस्टम में आप कितने टाइम लगा, वो अगर v वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो आपने जो सुना वो कितने टाइम बाद सुना? तो देखो, आई होप कि आप अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना। क्वेश्चन तो अब क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? तो देखो, इसमें दो प्रोसेसेस है। मतलब एक ये है कि इसको आपने यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस जब इसने कवर किया था, जब आपने छोड़ा था, तब एक टाइम उसको लगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये t1 है। फिर यहाँ पे जब आवाज़ जो साउंड हो गया, वो साउंड आपके कान में गया, उसका वेलोसिटी v था और उसने h डिस्टेंस कवर किया हुआ है, उसमें भी एक टाइम लगा होगा। तो टोटल सिस्टम में कितना टाइम लगा? t1 प्लस t2। मतलब आपको इस प्रॉब्लम में t1 निकालना है, जो कि है ये जो स्टोन है वो h हाइट कवर करने में कितना टाइम लगवाया, कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। h हाइट कवर करने में कितना टाइम उसको लगा। फिर वही h हाइट कवर करने में साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको v दिया हुआ है, उसको कितना टाइम लगा। तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं। इसके लिए मान लो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s कितना हो गया यहाँ पे h, u तो 0 है, प्लस हाफ, ये तो फ्री फॉल मानो इसको, तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t1² है। तो इस हिसाब से आपको t1 अगर निकालना है, t1 कितना हो गया? तो t1 हो गया ट्वाइस h/g, ये स्क्वायर है, t1² है, तो t1 हो गया √, ट्वाइस h/g। अब t2 निकाल लूँगा तो फिर t1 प्लस t2 करके आपका आंसर ख़त्म। तो t2 वही s इक्वल टू vt। तो s मतलब h, v मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, और कितना टाइम लगा, t2 लिख देते हैं इसमें,
तो T2 हो गया आपके पास h/v। तो मुझे बताया गया कि क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लगा, कितना टाइम के बाद आप ये सुनोगे, देयरफॉर T1 प्लस T2 क्या हो गया, √/2 h/g प्लस h/v। तो दैट इज योर आंसर। सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इन तीनों वीडियोस में बता ही दिया। एक चीज़ रहता है जो कि है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये एक एक्सप्रेशन काइंड ऑफ थिंग है, बट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछते हैं एंट्रेंस में, तो ये आपको जानना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक वो वाला डायग्राम जो आपको पता ही है जल्दी से ड्रॉ करो। ये u हो गया, ये थीटा हो गया आपके पास, ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया किसी भी एक टाइम में। तो मान लो किसी भी एक टाइम में ये यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक, इस जगह पे, इस पॉइंट पे पहुँच गया किसी एक टाइम t पे। हमें उसी एक रैंडम आर्बिट्ररी टाइम के लिए हमें वेलोसिटी निकालना है। तो ठीक है, तो चलो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए अगर मैं लिखता हूँ कि भाई v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, तो क्या होगा इसमें। तो देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए ये आपका v हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको vx लिख देता हूँ। u कितना होगा, तो आपको पता है u तो भाई u cos थीटा होगा। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जिसके वजह से ये थ्रू आउट द टाइम जो है कांस्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टली, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो ज़ीरो है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। अगर आप वर्टिकल एक्सिस के लिए वही फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे आप, vy लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे u sin थीटा, ये प्लस हो गया तो माइनस लिखोगे आप, फिर ये g और ये t, तो ये vx हो गया, ये vy हो गया। इन दोनों के बीच में ये दो वेक्टर्स हो गए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आता है, x एक्सिस y एक्सिस, ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो आपको पता है कि ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, फिर कहोगे सर क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपने इक्वेशन लिखा, इसके लिए आपने इक्वेशन लिखा, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। रिजल्टेंट का आंसर कितना होता है आपको पता है, वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास ऐसा एक वेक्टर है, ये रिजल्टेंट होगा अगर ए वेक्टर वी वेक्टर है ना, तो √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। तो यहाँ पे तो थीटा 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री जो होता है, cos जो 90 डिग्री होता है वो तो ज़ीरो होता है, तो आंसर हो जाएगा √a² प्लस b²। तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो होगा, आपने वेलोसिटी तो निकालना है ना इसको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसमें आपने ये वाला कंपोनेंट लिखा, ये वाला लिखा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट होगा √vx² प्लस vy²। थीटा तो 90 डिग्री है। चलो लिख लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं ही अपने आप खुद को समझा रहा हूँ? आई होप समझ में आया होगा। चलो तो आपके पास जो रिजल्टेंट, ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ से, कब, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी भी एक टाइम t में। तो क्या लिखना है यहाँ पे, √vx² प्लस vy²। अब बताओ vx² क्या लिखना है, तो u² cos² थीटा है, vx मतलब u cos थीटा, तो ये u² cos² थीटा प्लस vy क्या लिखना है, तो इसका स्क्वायर, तो u sin थीटा माइनस gt इसका स्क्वायर। रब कर देते हैं इसको और थोड़ा सा मैथमेटिक्स से कर ही लेते हैं। अंडर रूट तुम भी कर दो मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस हो जाएगा। u² cos² थीटा प्लस ये a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b², तो इसमें लिखना है आपको u² sin² थीटा माइनस 2u sin थीटा gt ट्वाइस ab प्लस
जी स्क्वायर टी, सारा चीज़ रूट के अंदर है, यहाँ पे जगह ऐसे रब नहीं कर रहा इसलिए इस साइड पे लिख दिया। मैथमेटिक्स है, समझ में तो आ ही जाएगा, है ना। वी एक्स मतलब लिख दिया मैंने, वी वाई वैल्यू लिख दिया मैंने, फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स है यार। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर करना है, कर लो, कर दिया मैंने, ये तो सिंपल। अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेप भी पता चल रहा है, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो आपका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 हो जाएगा, तो अंदर तो यू स्क्वायर है इतने यहाँ से। सो यहाँ से आपको क्या मिला, सिर्फ यू स्क्वायर, फिर माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा जी इंटू टी, इंटू मत दो यहाँ पे, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, बट यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल चुका है। ये आपका वेलोसिटी कौन सी टाइम के लिए है, तो किसी भी एक आर्बिट्ररी टाइम t, जबकि यहाँ पे पहुँच गया था तब। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से पहुँचते हुए यहाँ तक पहुँच गया, तब बताना टाइम कितना हुआ, तब t क्या हो गया, तब t क्या हो गया बताना। मैंने कहा कि आर्बिट्ररी टाइम ये नहीं है, मैंने कहा कि यहाँ पे नहीं पहुँचा, जो आप बता रहे हो कि आर्बिट्ररी टाइम एक मैंने लिया और ये एक्सप्रेशन निकल गया, ये t है, इसमें आर्बिट्ररी टाइम है। मैंने कहा कि भाई अब मेरा प्रोजेक्टाइल जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ तक पहुँच गया, तो तब तुम कहोगे सर तब तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तब तो तुम्हें पता है कि t इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, ये एक्सप्रेशन आता है t का। तो अगर हम एंटायर जर्नी के लिए ये मान ले कि अगर ये एक स्पेशल केस मैंने मान लिया कि भाई अब मेरा टाइम जो है वो कैपिटल T है, तब वेलोसिटी क्या होगा, चलो निकालते हैं। तो इसको रब नहीं रब करना है ना, चलो नहीं रब करना है इसको, ये तो यूनिवर्सल डायग्राम होता है। तो अब स्पेशल केस है कि अगर इफ़ t इक्वल टू कैपिटल T होता, तो कैपिटल T होगा तो हमें पता है वैल्यू ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। आज का पहला वाला प्रॉब्लम भी इससे ही स्टार्ट किया था, कैपिटल T वाला, मतलब वहाँ पे स्मॉल t1 t2 लिखा होगा। चलो तब भी कितना होगा, तब भी होगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो लिखो माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा जी इंटू टी को लिखना है तुम्हें ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, तो ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे प्लस जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर है, इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, तो 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो ये जी स्क्वायर कैंसिल, ये जी भी कैंसिल, सारा चीज़ जो है अंडर रूट है वो तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। इसको रब कर दो। तो हम ये चेक कर रहे हैं, हम एक स्पेशल केस चेक कर रहे हैं। पहले हमने जनरल किसी भी आर्बिट्ररी टाइम के लिए निकाला था, एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा फिर रब कर दिया, तुम देख लो फिर से। फिर मैंने कहा कि चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकालते हैं कि हमें अगर ऐसे मान लें कि टी जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, एंड ऑफ द जर्नी हो गया इसका, तब वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे तो यू स्क्वायर है माइनस ये ट्वाइस यू साइन थीटा, ये ट्वाइस यू साइन थीटा, तो ट्वाइस यू साइन थीटा मतलब 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 4 यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस ये 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास रहा सिर्फ रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर, मतलब यू मतलब आपने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियली u वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया हुआ होगा, तो आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी, मतलब ग्राउंड को हिट करने से पहले उसका वेलोसिटी सेम ही रहता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही रहता है। जो यहाँ पे वेलोसिटी आप दोगे, अगर यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आपने इससे थ्रो किया, ठीक है, कोई भी एंगल हो, तो यहाँ पे जब पहुँच गया बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, ठीक है। चलो एक होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको। अब बताओ, अगर टाइम जो है वो टाइम ऑफ एसेंट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट में जाके पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया, तब वेलोसिटी कितना होगा। मतलब आपको क्या लिखना है, तब टाइम ऑफ एसेंट इसका वैल्यू कितना हुआ है,
u sin थीटा बाई जी। तो अगर ये आप पुट करोगे ना यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, ये नहीं, ये पुट करोगे तो आपको एक वेलोसिटी का एक आंसर मिलेगा, वो मुझे बताना है। आंसर मैं बता देता हूँ, u cos थीटा होगा। ठीक है, अगर t के जगह पे आप u sin थीटा बाई जी लिखोगे तो आंसर आपका u cos थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, बट थ्रू आउट द टाइम यही वेलोसिटी रहेगा, तो आंसर u cos थीटा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा ही होगा। अभी अभी हमने जो किया वो किसके लिए किया? वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किया। क्या मिला इसमें? जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँच गया, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के सेम ही रहता है। फिर मैंने क्या होमवर्क दिया? मैंने कहा कि आपको ये निकालना है, टी के जगह पे टाइम ऑफ एसेंट लिख दो। टाइम ऑफ एसेंट मतलब वो वाला टाइम जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है। हाईएस्ट पॉइंट में अगर ये पहुँच गया तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो हॉरिजॉन्टल थ्योरेटिकली हमें पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, थ्योरेटिकली ही हमें पता चल रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ पे कितना वेलोसिटी? u cos थीटा, यहाँ पे u cos थीटा, यहाँ पे u cos थीटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कि मैक्सिमम हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी तो u cos थीटा ही होगा, वर्टिकली 0 हो रहा है, तो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u cos थीटा ही होगा। तो ये आप कर लेना, मैथमेटिकली आ जाएगा, 2-3 स्टेप्स में ऐसा ही मेरी तरह आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से। मान लो अगर तुम्हारे पास ना इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ना थ्रो किया विथ ए वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी कितना होगा, बताना। बहुतों को शायद समझ में आ ही चुका होगा, और जो आंसर ये कहना चाहता है, सर अभी अभी आपने बताया कि ये वेलोसिटी सेम रहता है तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि क्यों गलत कहा मैंने। जब यहाँ पे पहुँच गया होगा तो ऐसा डायरेक्शन होगा, है ना, तो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन तो पहले भी ऐसा ही था। यहाँ पे चेक कर लो, ये थीटा है, ये u है, तो ये u cos थीटा है इस डायरेक्शन में। जब यहाँ पे तुमने रिजॉल्व किया तो इस डायरेक्शन में ही मिला, बट वर्टिकली पहले इस डायरेक्शन में था और नीचे गिरते हुए उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो क्या होगा आंसर? अब तुम समझ ही गए हो क्या होगा आंसर, 2i कैप माइनस 3j कैप। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, देखना है बारीकी से। इस तरीके का क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। हाँ, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √2² प्लस 3² यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे भी √2² प्लस 3² सेम ही आंसर आएगा। तो सेम ही तो रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे टेक्निकली क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आंसर भी उसी तरीके से देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का जो एस्पेक्ट्स है मैंने सारे बता दिए हैं। बेसिकली आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और नीट 21 में भी जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम है उसमें भी आप ये एक्सपेक्टेशन रख के चलो कि यहाँ से आपको 4 मार्क की एक क्वेश्चन करना ही है, वो आएगा। मतलब मेरे हिसाब से तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं करवा दूंगा। बट मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन कर लो, और जितना भी आपके पास रेफरेंस बुक है इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। वैसे अब तो रिविजन ही दोगे आप, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन दोगे, और टेस्ट भी दिया करो। ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।